आपने राजनीति क्यों चुना? वो वहां पर जो है ना कोई परमानेंट बदलाव नहीं आएगा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरे फादर जो ट्रेड यूनियन वाले थे अक्सर जेल में रहते थे। झूठ बोलना मैंने कभी जिंदगी में नहीं सीखा। 5,000 लोगों को इकट्ठा करके कह रहे थे कि इंदिरा गांधी क्रेडिट तो उनको जाता है इस बात का कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन, खासकर एजुकेशन के मुद्दे को एक आज भी बनाया। दिल्ली सरकार के स्कूल जो है टेंट में चल रहे, हाईकोर्ट में इन्होंने माना भी, तो भी हॉस्पिटल अधूरे पड़े हुए हैं। इनको रोज डांट पड़ रही है हाईकोर्ट से, और ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है 1,000 करोड़। तो आपके पास 1,000 करोड़ आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अशोक अग्रवाल, एक जाने माने वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं सपनों में कि आपका बच्चा वहां पढ़ेगा, सर के EWS कोटे के तहत ये फाइट करने के बाद वहां आपका बच्चा पढ़ पाता है, ये सर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई सालों से सर लगातार काम कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में। इस बार वो करावल नगर विधानसभा से मैदान में उतरे हैं और अब राजनीति दाव पांच के लिए तैयारी है सर की। तो बात करते हैं कि आपने राजनीति क्यों चुना? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसमें भी आप बहुत काम कर रहे थे, तो राजनीति में आने का क्यों फैसला किया? देखिए, वैसे तो मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था 69 ऑनवर्ड से, तब से मैं इस पार्टी के अंदर हूँ। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो टेक्निकली तो आप कह सकते हैं ना कि आप राजनीति में हैं, लेकिन कोई एक्टिव पॉलिटिक्स मैंने कभी की नहीं। हाँ, हमेशा आपको ये देखा गया कि आप लोगों की बात, मतलब लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी बातें उठा रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, हॉस्पिटल में आप लोगों का इलाज करा रहे हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का विचार? और मेरी पार्टी ने भी कभी जो है ना मुझको एक्टिव पॉलिटिक्स करने का इनविटेशन नहीं दिया। ये दोनों बातें हैं। तो अभी मैंने ये महसूस किया अपने 50-52 साल की वकालत से और सामाजिक काम करने से, मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि हालत पहले से भी खराब हो गई है। तो इसका मतलब ये देखने को ये मिला कि जो आप कोर्टों में लड़ते हैं, इससे चीजें बदलती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वो कोई बहुत मतलब सब्सटेंशियली चेंज नहीं ला रहा कोई समाज में, परमानेंटली चेंज नहीं ला रहा है। उसमें ये भी देखने को मिला कि लोगों का जो योगदान नहीं है, मतलब जहां पब्लिक खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो वहां पर जो है ना कोई परमानेंट बदलाव नहीं आएगा। कोर्टों से ऑर्डर हो गए, लार्ज स्केल पे बदलाव नहीं, लार्ज स्केल पे और लॉन्ग रन भी बदलाव नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इसलिए पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, देखो आप, दिल्ली सरकार को बहुत सारे कानून बनाने थे। मैं इनको 2013 से ही कह रहा हूँ लगभग, जब पहली गवर्नमेंट आई थी इनकी, कि आप ये कानून बनाइए। 2015 में तो खासकर मैंने इनको लिस्ट बना के दिया कि जहाँ पे आपके प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस उनको होती है, उसके लिए लॉ चाहिए। बच्चों की स्क्रीनिंग हो रही है नर्सरी के अंदर, वो आपको चाहिए। 8वीं क्लास के बाद प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो EWS बच्चों को निकाल देते हैं, कहते हैं RT नहीं होगी, आप उसको 12वीं तक के लिए लॉ लाइए। लोगों को जो काम करते हैं, चाहे गेस्ट टीचर्स हैं, चाहे आपके कैजुअल वर्कर्स हैं, चाहे आपके जो है आउटसोर्स लेबर है, जो दिल्ली सरकार के लिए काम करती है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करती है, उसके लिए एक कानून बनाइए कि उनको कम से कम इक्वल पे दिया जाएगा। अभी क्या है कि जो इस तरीके के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो रेगुलर को सैलरी मिलती है उसका 1/4 भी पूरा नहीं मिलता। हाँ, एडॉप वाले की सैलरी कम है। मैं एक सवाल ये करना चाहती, आपके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आप प्रिविलेज फैमिली से आते हैं या कैसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से पढ़े हैं, मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी? देखिए, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ जब मैं 1950-52 में पैदा हुआ था, तो वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो जो अमेरिका का जो अनाज आता था, गेहूं आता था, पता नहीं उसका क्या नंबर था कुछ, वो अनाज हमारे घर में आता था और हम लोग बांटते भी थे, और वही अनाज हम भी खाते थे। और हमारी जो माँ थी, वो घर में छोटे छोटे काम करती थी, राखियां बनाना इस तरीके से, तो उससे गुजारा चलता था घर का। मेरे फादर जो ट्रेड यूनियन वाले थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, और वो अक्सर जेल में रहते थे। मतलब अक्सर जेल में रहते थे, अपनी जिंदगी के 12-14 साल जो है वो अक्सर
कोई छोटी सी बात होती थी, कहीं हड़ताल होती थी, उनको अंदर कर देते थे। तो वो जेल में रहते थे, घर में कोई आमदनी नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि जो हमारे ट्रेड यूनियन के जो वर्कर थे, वो अपने घर से हमें दूध सुबह 1 किलो या 2 किलो दूध जो है जमुना बाजार से आके हमें दे देते थे। तो इस तरीके से बैकग्राउंड जो है ना, वो काफी मतलब गरीब ही कह सकते हैं एक तरीके से। आपके अंदर जो समाज सेवा का एक बीज है वो शायद वहीं से आया है, आपकी हो सकता फैमिली है से कुछ या थोड़ा आपके सा, पिताजी से मिला? थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जब 69 के अंदर मैंने जो है, मुझे जब किसी ने नौकरी नहीं दी, मैंने कोशिश करी थी मुझे नौकरी दे दो। मैं बड़े बड़े लाला लोगों के पास गया और मैंने कहा आप मुझे चपरासी की नौकरी दे दो, मुझे अब नौकरी करनी है और अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। तो किसी ने दी नहीं। वो मुझसे पूछते थे एक बात कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन है। झूठ बोलना मैंने कभी जिंदगी में नहीं सीखा, मैं सच बोलने में हमेशा आगे रहता हूँ, चाहे वो सच मेरे खिलाफ ही जाए। है, तो जैसे ही मैं ये बोलता था कि वो ट्रेड यूनियन, तो वो कहते हैं आपको नौकरी नहीं दे सकते हम, आप अच्छा। चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। हैं, हम्म। तो वो कोई मुझे जब नौकरी नहीं मिली, तो फिर 69 में मैंने, मेरे पिताजी एज ए ट्रेड यूनियन जो थे, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस करते थे, वो वकील नहीं थे। तो फिर मुझे लगा कि यार ये लाइन अच्छी है। तो इस तरीके से मैं फिर एक तरीके से 69 ऑनवर्ड्स लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और फिर मैंने जिंदगी के अंदर ना मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने 76 के अंदर वकालत कर ली और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम किया। आप और वहीं से फाइट करते रहे वहीं लोगों से के जो है लिए। ना, वो मजदूरों के इतने करीब रहा मैं। और हम्म। 76 के अंदर तो मैं एक न्यूज़पेपर भी निकालता था, अच्छा। वर्क क्रांति के नाम से, जिसमें मजदूरों के बारे में लिखता था। और मैंने उस पीरियड के अंदर कई जगह हड़तालें भी कराई, जबकि वो इमरजेंसी थी, लोग डरते थे। मेरे फादर ऑलरेडी जेल में थे। एक बार तो मुझको पुलिस पकड़ने आ गई और मैं शिमला में एक दिन लेट हो गया, तो मेरे छोटे भाई को ले जाके जो है सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, जेल और में बंद। DIR में उनको केस बना दिया कि ये 5,000 लोगों को इकट्ठा करके कह रहे थे कि इंदिरा गांधी का तख्ता पलटना है। आप सीपीएमआई से कब जुड़े और अभी क्यों? आप बीच में आम आदमी पार्टी से भी आप 2013 में जुड़े थे, तो वहाँ क्यों छोड़ा और अभी चुनाव सीपीएमआई से क्यों? CPIM से तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 69 ऑनवर्ड से, जब हम लोग कॉलेज से थे, SFI से थे, तभी से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप हमेशा बीच से। में आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे? हाँ, 2013 में जब ये नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, तो प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने मुझे बार बार फोन करके कहा कि आप हम आपको अपने साथ लेना चाहते हैं। और मुझको भी मैंने पहले तो उनको बोला भाई मैं दूसरी पार्टी में हूँ, ऐसे कैसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब उनका बार बार मुझको कहना हुआ, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं इनकी पार्टी में आके कुछ ज्यादा काम कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा ये तो शुरू से 14 महीने में रहा उसमें, मैंने देखा ये तो बिल्कुल दुकानदार हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं है ये, और इनके साथ मेरा मेल नहीं खाएगा। तो मैं पहला नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था जिन्होंने फरवरी या मार्च में 2015 में 14 में छोड़ दिया था इनको, और फिर पार्टी में वापस आम आया। आदमी पार्टी हेल्थ और एजुकेशन को लेकर बात कर रही है कि हमने बहुत अच्छा बदलाव का। आप इसी दोनों सेक्टर में आपने ज्यादा काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा बदलाव हुआ है? देखिए, एक क्रेडिट तो उनको जाता है इस बात का कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन, खासकर एजुकेशन के मुद्दे को एक मुद्दा बनाया। लेकिन वो कहने को मुद्दा है, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया और काम कम किया। अभी अभी यही लोग बता रहे हैं मुझको, जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये लोग, कि किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी को कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं देखता है, और पढ़ाई के मामले में भी जो है हालत खराब है। आज दिल्ली के अंदर कम से कम 10 लाख बच्चे हैं जो स्कूल की उम्र के हैं और स्कूल के अंदर नहीं है। और मैं इनको बार बार कहता रहा कि तुम अपने लोगों को भेजो, उन सब बच्चों को स्कूल के अंदर होना चाहिए। 30% बच्चे एडमिटेडली MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, स्कूल जो एनरोल्ड हैं वो अटेंड ही नहीं करते हैं, ये उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आज भी दिल्ली सरकार के स्कूल जो है टेंट में चल रहे हैं, उसमें टिन के अंदर चल रहा है। MCD के स्कूल टिन में चल रहे हैं। ये दिल्ली सरकार के स्कूल टेंट में चल रहे हैं MCD? जो MCD वो बार बार बोलते थे कि ये तो मेरे पास था ही नहीं, बीजेपी के पास था। नहीं, MCD में तो चल ही रहे हैं, इनके भी अपने स्कूल आज भी जो है दयालपुर का, ये जो आपके मदनपुर उस पे जाते हैं ना बुराड़ी की तरफ, तो दयालपुर है, क्या है नाम, वहां पर स्कूल है जो पूरा टिन में चल रहा है, टिन के अंदर स्कूल चल रहा है। तो इनके अपने टिन में चल रहे हैं, और वो मामला हमने हाईकोर्ट में भी उठाया, हाईकोर्ट से इनको डांट भी पड़ी। हाईकोर्ट में इन्होंने माना भी, जो मैंने रिपोर्ट सबमिट किया उसके अंदर लिखा था, तो उन्होंने माना भी सरकार ने कि हाईकोर्ट के सामने कि ये बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। किताबें मिली नहीं पूरे साल के अंदर, बच्चों को लाखों की तादाद में बच्चों को स्कूल में फेल करके निकाल दिया है। तो ये गरीबों की सरकार है ये।
जो गरीब के बच्चों को स्कूल से निकाल दे, फेल हो जाओ, वो कहाँ जाएंगे बच्चे? ओपन ओपन में चले गए, लोग टूट गए, मतलब, और अधिकतर गरीब लड़कियां थी उसके अंदर। तो इनका मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट तो फुल है, वर्ल्ड ओवर जाता है, लेकिन जो जमीन के ऊपर जो है, शिक्षा के अंदर या हेल्थ के अंदर इनका विजन नहीं है। आज दिल्ली के अंदर 24 हॉस्पिटल हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इन्होंने एफिडेविट दे के हाई कोर्ट में कहा है कि उसके लगभग 1000 करोड़ रुपया चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो इन्होंने हाथ खड़े कर लिए ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है। 2100 रुपए महिलाओं के लिए, और जो छात्र हैं उनको बस यात्रा फ्री, मेट्रो में 50% फ्री, जैसे ओवरऑल कह रही है आम आदमी पार्टी की 25 से 30 हजार आम आदमी की बचत होगी इससे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें, जो एजुकेशन और हेल्थ है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी वो भी एजुकेशन स्कूल चलाती थी, हॉस्पिटल में तब भी इलाज होते थे। तो ये कोई इसके ऊपर वो जो खर्चा बना के दिखा रहे हैं, वो तो बहुत ही, मतलब, एक तरीके से झूठ पे झूठ है, और जुमला है पूरा का पूरा, और लोग कितना समझेंगे उस बात को, है। तो और ये ठीक है, जहां तक आपके बस के वो महिलाओं को हाँ, देने महिलाओं वाला के है, लिए बस, हाँ, वो वो मिल रहा है। और हाँ। अभी छात्रों के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे लड़कियों को तो मिलेगा, छात्राओं को, लेकिन छात्र भी अब बस में फ्री यात्रा करेंगे और मेट्रो में 50%। नहीं, तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा भी 12 रुपए का पास बनता था, तो हम भी लगभग वो फ्री था, मतलब स्कूल के टाइम है। तब तो 12 रुपए मतलब ज्यादा ही था। आज तो कम पता से नहीं कम 12 रुपए हो गए। महीने के पास तो हाँ, 300-400 में तो इससे पास ज्यादा ही बनते पैसे भी होंगे। पहले भी पास बनते थे, अच्छा। और अभी भी लोगों के महीने के पास बनते हैं जो कंसेशनल होते हैं। तो आप उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो अच्छा है। जैसे महिलाओं को आप अलाउ कर रहे हैं बसों के अंदर फ्री, तो एक अच्छी बात है। वो तो कुछ सोशल वेलफेयर तो सरकार की जिम्मेदारी है ना करना, लेकिन सोशल वेलफेयर के, मतलब, इस तरीके के जुमले बना के लोगों को, मतलब, आप बेवकूफ बना रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वोट लेना है, वो बहुत गलत है। मतलब ये सारे के सारे अभी अभी 21 की बात कर रहे हैं, ये 2100 अगर आप यहाँ के महिलाओं को देंगे, बहुत अच्छी बात है, लोगों के जीवन में पैसा आए, अच्छी बात है, तरक्की होगी। लेकिन आपका तो अपना बजट भी अलाउ नहीं करता इतना, तो आप सारी इकोनॉमी को बैठा देंगे, क्या करेंगे आप? तो आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप हॉस्पिटल पे तो खर्चा कर नहीं रहे हैं। 24 वो तो हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है। 24 हॉस्पिटल अधूरे पड़े हुए हैं, इनको रोज डांट पड़ रही है हाई कोर्ट से, और ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है 1000 करोड़। तो आपके पास 1000 करोड़ अस्पताल को तो देने के लिए नहीं है। करावल नगर में आप घूम रहे हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ तो जो हमारे संविधान के अंदर बुनियादी अधिकार है व्यक्ति के, कि उसको एक अच्छी हवा मिलेगी, एक अच्छा वातावरण मिलेगा, पानी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, सड़कें मिलेंगी सही चलने के लिए, यहाँ तो सभी गुम है, टोटल गुम है यहाँ पे। करावल नगर के अंदर लोगों का नाले का पानी जो है, नाले का पानी घरों में घुस रहा है। पीने का पानी यहाँ पे इतना मजेदार है कि सभापुर अगर हम देखें तो सभापुर के अंदर इन्होंने पानी के पाइप तो डाल दिए हैं, कई साल हो गए, घर तक पहुंचा लेकिन हाई कोर्ट में एफिडेविट दे के कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है इसके अंदर डालने के लिए। तो इससे ज्यादा जुमला क्या हो सकता है, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? भाई, जब तुम पाइप डाल रहे हो तो आपको ये भी तो होना चाहिए पानी देंगे आप। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक हाथ से दे रहे दूसरे हाथ से ले रहे, तो बंदे के पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं। तो इनके अधिकतर जो है ना, ये लोग मतलब झूठ की राजनीति कर रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है, बाय हुक और क्रुक, जो है ना, हम दोबारा से फिर पावर में आ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब लोगों को एहसास होने लगा है, लोग महसूस करने लगे हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कुछ किया नहीं है, और या तो बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। यहाँ से 5 बार के जीते हुए मोहन बिष्ट जो हैं विधायक रह चुके हैं। एक बार उन्होंने मतलब वही अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कपिल मिश्रा, उनसे हारे थे, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में तो बहुत गंदगी, नालियां, स्थिति बहुत खराब है। अभी मैं भी आ रही थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत गंदगी है यहाँ पे, लोग इंतजार कर रहे थे उसका कि वो आए तो उसको बताएंगे कि उसका स्वागत करेंगे लोग। वो बंदा आया ही नहीं, वो तो अपनी जगह ही बदल ली यहाँ से। मुस्तफाबाद से सीट से चला गया वो, है। तो लोग इंतजार कर रहे थे। और अगर हम बात करें श्री राम कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, और आप देखिए, आप घुस नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो आम आदमी से भी परेशान है, बीजेपी से भी परेशान है,
हैं। और अगर हम और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इतने साल देश के अंदर राज किया, उसमें भी जो है गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। तो ये सारी पार्टियां जो है ना, वो सब सरमाएदार की झोली के अंदर है, सरमाएदार की ही फायदा करती हैं। इन्होंने आम आदमी के और मासिस के लिए ना कभी कुछ किया नहीं है, इसीलिए देश के अंदर जो है ना आज की तारीख में ये हालत है। तो इसलिए एक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ऐसी कंपनी है कि वो लोगों की चिंता करती है, लोगों के साथ स्ट्रगल करती है। और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करावल नगर के वोटर्स के लिए है कि अगर वो अशोक अग्रवाल को लाते हैं, अगर सीपीआईएम के कैंडिडेट को लाते हैं, पार्टी को लाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इन लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करके और जो भी असेंबली में कानून बनाने की जरूरत होगी, जो भी कुछ होगा उसे करके एक बदलाव लाया जा सकता है। आपका कैडर जो सीपीएमआई का है दिनों पर दिन कमजोर होते जा रहा है, कहीं भी आप मतलब नहीं देख पा रहे हैं। केरल की बात करें तो वहाँ आपकी सरकार है, उसके बाद त्रिपुरा और बंगाल की बात करें तो वहाँ भी आप कमजोर होते दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में आपके 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ दिख रहा है? नहीं देखिए, उम्मीद अगर है? हमारा एक व्यक्ति भी इलेक्शन में जीत जाता है ना, तो जो सरकार का एजेंडा होगा ना, वो इम्पैक्ट करेगा। अब आप एक समझ लो, अगर अशोक अग्रवाल आ जाता है, जो अभी सरकार में नहीं है, तो अभी भी सरकार के एजेंडे को इम्पैक्ट करता है। और जब सरकार के अंदर आ जाएगा तो आप समझो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ठीक है, अब हम तो आप मान रहे हैं कि रेस में हैं आप यहाँ? मैं मान रहा हूँ कि मैं रेस में हूँ। सब लोग मेरे को मतलब जानने लगे हैं। और अभी श्री राम कॉलोनी में तो ये हुआ कि हमने केले की रेडी वाले से 3 केले खरीदे, तो उसने हमसे पैसे ही नहीं लिए। पैसे ही नहीं लिए, हम देते रहे, वो लेकिन नहीं नहीं। तो इस तरीके का मोहब्बत लोगों से मिल रहा है। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीतेंगे ही, और अगर हम इलेक्शन नहीं भी जीतेंगे तब भी इन लोगों के साथ जो है, अब एक पॉलिटिकली जो है हम इनके लोगों के साथ रहेंगे हमेशा। लोग कहते हैं कि जैसे जब आप समाज सेवा में रहते हैं तो ईमानदार रहते हैं, जैसे ही पॉलिटिक्स में आते हैं वैसे ही लोग बेईमान हो जाते हैं। नहीं, आदमी ईमानदार रह सकता है। अब आप देखो ना, मुझे किसी ने नौकरी ही नहीं दी। हो सकता है आज मैं वकालत कर ही नहीं रहा था अगर मुझे किसी ने नौकरी दे दी होती तो। और इसीलिए नहीं दे दी क्योंकि मैंने सच बोल दिया कि मेरे पिताजी जो है। जैसे आम आदमी पार्टी है तो उसको लोग देखते थे पहले कि एक ईमानदार छवि के तौर पे उन्होंने अपने आप को खुद को बताया कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आता हूँ तो एक ऑनेस्ट ईमानदार पॉलिटिक्स यहाँ पर करेंगे। लेकिन आज वो भी उनके ऊपर भी गाज गिरने लगे हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं उनका इनसाइडर हूँ और मैंने 14 महीने उनको ऑब्जर्व किया है, उसके बाद उनको मैंने छोड़ दिया है। मुझे शुरू से ही शंका थी, पहले से ही शंका थी कि ये दुकानदार है। और मैंने 14 महीने के अंदर भी देखा कि एक से एक दुकानदार हैं ये। और वही बात आज साबित हो रही है। कैसा क्या लगता था आपको जब पार्टी में थे? तो कुछ बातें, एक दो बातें जो जैसे लगे कि नहीं इस तरीके से पार्टी के इनसाइड होता था जिसके वजह से आपने छोड़ा हो? देखिए, उसमें कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने और उनके जो गिनती के लोग उनके इर्द गिर्द थे ना, वो एक तरीके से पूरी ऑटोक्रेसी क्रिएट हो गई। और वो अपने हिसाब से सब लोगों को मतलब ये अक्सर ये कहा जाता है कि एक मालिक है और बाकी सारे नौकर हैं। तो इस तरीके की जो कल्चर वहाँ पे डेवलप हुई शुरू से ही, तो वो डेमोक्रेसी कुछ थी नहीं, कोई किसी को सुनता नहीं था, उनका अपना एजेंडा था, अपना स्टाइल था। तो मुझे लगा कि ये कोई प्रो पीपल नहीं है। और कई बार 2015 में मैं जब नहीं था तो भी उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने ये महसूस किया कि इन्हें मजदूरों के बारे में कुछ कंसर्न नहीं है, इनको पेरेंट्स के तरफ कंसर्न नहीं है, इनको बच्चों के प्रति कंसर्न नहीं है। इनको सिर्फ कंसर्न है कि मैं कब हिंदुस्तान का जो है ना प्रधानमंत्री बन जाऊं, है। तो और हुक और बाय क्रुक बन जाऊं। तो तो क्लियर फीलिंग थी मेरी, क्लियर समझ थी मेरी कि ये कुछ करने वाले नहीं। और यही हुआ, अल्टीमेटली यही हुआ आज। अगर आज आपको कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की मतलब जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर अगर फोन करते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ तो आप जाएंगे? मैं आपको बताऊं, मेरे 50 साल के टेन्योर के अंदर मुझे सैकड़ों सैकड़ों बार बीजेपी और कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी तो बाद में आई है, ये ऑफर करते रहे। और यहाँ तक भी कहते रहे कि अशोक, आप इस कम्युनिस्टों के अंदर क्या रखा है, इनके पास क्यों हो, आप हमारे पास आओ ना, है। लेकिन मैंने कहा मेरी जो सोच है वो सोच एक कम्युनिस्ट की है, एक रेवोल्यूशनरी सोच है। तो आप लोगों से दोस्ती तो मैं कर सकता हूँ, और दोस्ती है मेरी, सब लोगों से मेरा प्रेम है। लेकिन मैं आपकी पार्टी में काम नहीं कर सकता, आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं तो शुरू से क्लियर हूँ मैं।
अगर आपको नई दिल्ली आपने सीट क्यों नहीं चुना? नई दिल्ली से लड़ते तो वीआईपी सीट है, आपको ज़्यादा माइलेज मिलता वहाँ। नहीं, हमारा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे काम था और पीछे भी वो लड़ते रहे, तो उनको लगा कि यहाँ से लड़ाया जाए और उन्होंने मेरे को चुना, तो मेरे को भी लगा कि हाँ, मैं लड़ सकता हूँ, मुझे एक मौका मिल रहा है तो मुझे लेना चाहिए। और ये जनता के लिए मैंने जनता के साथ काम भी किया है, तो बच्चों के लिए खासकर काम किया है। तो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ एरिया में आऊँगा तो लोग मुझको मेरी शक्ल को देख के भी वोट देंगे, और अगर वो मुझको चुन देते हैं। अभी ग्राउंड में क्या होता है? बच्चे ज़्यादा पहचानते हैं आपको या पेरेंट्स ज़्यादा नहीं, पहचानते हैं क्या? बच्चे पहचान लेते हैं। हाँ, और क्योंकि बच्चे, मैं कहीं वीडियो में देख रही थी, बच्चे कह रहे थे कि ये तो मेरे स्कूल में आए थे, ऐसा वीडियो हाँ में हाँ, चल रहा नहीं, था। बच्चे पहचान लेते हैं, अपनी मम्मी को बोलेंगे, अम्मी को बोलेंगे कि देखो सर, ये सर थे जो हमारे कोर्ट उसमें आए थे और इन्होंने हमारे बेंच भी लगवाए थे, अच्छे बेंच मिले थे इनकी वजह से, और स्कूल बना था हमारा, ये हुआ था, वो था, पानी आया। तो वो मेरी वो जाके अपने पेरेंट्स को हाँ, बताएंगे। बच्चों से वैसे भी मेरी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों की। ओके, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और ये हमारे साथ थे अशोक अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और हमसे बात